इंपैक्ट पे आपको 60% स्पेस देना है। तो जब हम रिलेवेंस के बाद हम बाइफोकेट करते हैं, रूबिक्स में बाइफोकेट करते हैं हम, या इसको मल्टीफोकेट करते हैं, इसको जो बांटते हैं, तो अगला ये दिमाग आपको करता है कि मुझे कितना स्पेस देना है। क्यों? क्योंकि आंसर में अभी जैसे कई बच्चों ने मुझे आंसर भेजा, वो अपनी वर्ड लिमिट क्रॉस कर गए। सौम्या का आंसर था, स्नेहा का आंसर था, ठीक है, तो इन लोगों ने अपनी वर्ड लिमिट क्रॉस की है। अब आपके साथ क्या है कि आपकी कॉपी जो हम लोग इसीलिए यहां वर्कबुक दे रहे हैं, वो फिक्स होनी चाहिए उसके अंदर, आप वो वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। अब मेरा एक सवाल है कि यहां इंपैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए आपने कितना परसेंट रखा है? 60% आपको इस पर टाइम देना है। तो 20% टाइम, जो कि ये कीवर्ड्स है, इनके बारे में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन हिट मार देना है। वेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट, बट लिमिटेड। आप उसके लिए 18 वर्ड 20 वर्ड ही केवल रखेंगे। याद रखिएगा, ये सेकंड बैलेंसिंग है। अगर ये बैलेंसिंग बिगड़ गई तो उसने हर पॉइंट के लिए आपके सामने मार्किंग रखी है। तो मैं जब इस कोर्स में आऊंगा ना, आपको मार्किंग सिखाऊंगा कि मार्किंग कैसे करता है यूपीएससी का एग्जामिनर, वो कहां कहां से लेकर आता है। अब जरा देखिए, कितने लोगों ने इसमें पहला हिट मारा? चक्रवात निम्न दाब के चारों ओर बनते हैं इसमें तेज हवाएं वर्षा में। बहुत ज्यादा आपको गहराई में नहीं जाना है, ठीक है। चक्रवात क्या होता है? हल्का सा आपने फिगर ड्रॉ किया, फिगर ड्रॉ करते, चूंकि ज्योग्राफी में क्या होता है, ज्योग्राफी प्रोफेसर स्टॉलर एक लाइन लिखते हैं, ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग और हिस्ट्री की आंसर राइटिंग में डिफरेंस होता है। ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग और पॉलिटी की आंसर राइटिंग में डिफरेंस होता है। ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग और इकोनॉमी की आंसर राइटिंग में डिफरेंस होगा, ये मैं आपको भी बताऊंगा। तो जब ज्योग्राफी की स्किल आप सीखते हैं, तो अगर आपने पिक्चर बना दिया तो आप अपने वर्ड्स बचा सकते हैं, फ्री हैंड ड्रॉइंग। तो ये कितने लोगों ने बताया कि आपने जब इसको बना दिया कि ये भैया लो प्रेशर एरिया हो गया, एल हर किताब में दिया हुआ है, हवाएं घूम रही हैं और हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, और यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होगा, क्योंकि इंपैक्ट है तो वहां पर बहुत घनघोर वर्षा होती है। और बहुत स्मार्ट है तो आप इसमें जो है जो स्ट्रेटोनिम्बस क्लाउड्स के बारे में भी लिख सकते हैं कि ये जो है पक्षाब स्तरीय बादल या बहुत जबरदस्त बारिश करने वाले बादल क्या होंगे, क्योंकि तड़ित झंझा, बिजली गिरती है, भयानक तबाही आती है, तूफान आते हैं। तो क्या आपने इसके बारे में, आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। मैंने आपको 4-5 ऑप्शन, जरूरी नहीं कि यही मॉडल है, आप इस मॉडल को भी उठा सकते हैं। उष्ण चक्रवात उष्ण कटिबंधीय और वायु उष्ण कटिबंधीय होते हैं, ठीक है। साइक्लोन आर ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। तो आपने और स्मार्ट कर दिया कि ट्रॉपिकल के साथ साथ एक टेम्परेचर बेल्ट होती है, वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी होती है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, आपने बता दिया। अगर आप और स्मार्ट हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध पे हवाएं वामावर्त चलती हैं, विंड रोटेट एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। आप इसमें से कोई 1, 2, 3 उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क और मकर रेखा के बीच में बनते हैं, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट, सभी 12-12 वर्ड के हैं, 12 या 15 वर्ड के हैं, तो आप 30 वर्ड का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई एक इसको उठा सकते हैं, एक इसको उठा सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन 30 वर्ड के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। यस या नो लिखा कि नहीं लिखा? हाँ या ना? गुड। अब आ जाइए, आगे बात करते हैं। तो अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात, आप चाहो तो उसको एक्सप्लेन करना चाहो तो कर दो। कोरियोलिस ले सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 3 में से कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए, ठीक है। अब इस पे इंपैक्ट ऑफ इंडिया पूछा गया है। अब इसमें से कोई भी, हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना आपके पास वहां टाइम है, वहां आपको एक्जैक्टली इतने प्रेशर में होगा, एक्जैक्टली एक पॉइंट नहीं याद आएगा। इसीलिए हमेशा अपना जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, अपने नोट्स बनाइए, तो उसमें 2-3 पॉइंट जरूर रखिए कि इसमें से जो पिक हो गया एग्जाम में हम उठा लेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि यही पॉइंट पढ़ूंगा और एक्जैक्टली याद आएगा, तो आप पहुंचिए तो मैं इसमें सर पे से हाथ मारते मारते लोगों का टाइम निकल जाता है, याद ही नहीं आ रहा है, इतना प्रेशर होता है। इसीलिए यहां पर मैंने क्या किया, आइडल में आप चाहे इसको उठा लो, चाहे इसके साथ ये उठा लो, ये उठा लो, इसके साथ आप कोरियोलिस उठा सकते हो कि ये हवाएं क्यों घूम रही है। इंपैक्ट ऑन इंडिया, भारत, तो भारत विश्व के प्रमुख चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में, इंपैक्ट ही तो पूछ रहा था। अब आ जाओ कैसे मुझे पैराग्राफ चेंज करना है। तो इंट्रोडक्शन से जब बॉडी में जा रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन और बॉडी के बीच में, यानी कि प्रस्तावना और व्याख्या के बीच में लिंक होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लोग सोचते हैं कि पैराग्राफ एंड कर दिया और अगला पैराग्राफ शुरू कर दिया तो मेरा आंसर बहुत अच्छा माना जाएगा। आप में से कई लोगों ने सोचा होगा। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी जब रूबिक्स मॉडल सिखाया था, तो फ्लो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आंसर राइटिंग में प्रवाह, फ्लो, रस जो अगर खराब हो गया, तो वो आंसर को वो क्या मानेगा, वो फैक्चुअल एसिमिलेशंस मानेगा। यानी आपने तथ्यों का संग्रह केवल किया है, आपने उत्तर नहीं लिखा। उत्तर में जो रिलेवेंस है वही खत्म हो जाएगा, उत्तर में रिलेवेंस वही खत्म हो जाएगा। जैसे आप किसी से बातचीत करो, आप आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग समझे नहीं है प्रभु। जैसे आप बात करें, उजांग सर जो है, आप जैसे आप मेरे से पूछो, उजांग सर मेरी पढ़ाई में ये दिक्कत आ रही है और आजकल मन बहुत भटक रहा है, और मैं आपसे बात करूं, अरे यार ये बताओ नई पिक्चर कौन सी आई है, तो फिर आप थोड़ा इरिटेट हो गए, थोड़ा सा आप मान लो जवाब देना, शिष्टाचार में जवाब देने की कोशिश करो। फिर ये हुआ कि आपने पूछना शुरू किया, सर ऐसा है कि पता नहीं ना, घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा ये बताओ यार, ये मैच कौन जीता? अच्छा 2-3 बार मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो आपको कैसा फील होगा? आप किसी और चीज के बारे में बात करो और मैं किसी और चीज के बारे में, हमारी कम्युनिकेशन होगी। आपके मन में आएगा उजांग सर आज बात करने के मूड में नहीं है, पहला। दूसरा लगे क्या स्टुपिडिटी चल रही है, क्या ये फालतू बातें कर रहे हैं। तीसरा आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। यस या नो मुझे बताना। रिलेवेंस को आप एग्जांपल से समझो कि रिलेवेंस क्या है। आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा?
आप अपनी पढ़ाई, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी के बारे में बात कर रहे हो, मैं पिक्चर के बारे में बात कर रहा हूं, खेल के बारे में बात कर रहा हूं, हीरो हीरोइन के बारे में बात करने लगूं। रिलेवेंस यही होता है, फ्लो यही होता है कि मेरा क्वेश्चन जो मुझसे पूछ रहा है, एग्जामिनर ने आपसे बात करनी शुरू की, वो कैसे आपसे बात करेगा? वो इसके थ्रू बात कर रहा है, कह रहा है कि भाई आपने पढ़ा लिखा, भैया ये मेरा क्वेश्चन है, मैं आपसे इस संदर्भ में बात करना चाहता हूं, मैं इस विषय पर इस एंगल से बात कर रहा हूं आपसे। वो आपसे बात कर रहा है। बातचीत करने में यहां पर हमें बोलना नहीं, हमें लिख के एक दूसरे को बताना है। उसने आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में, आपके विजडम के बारे में उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इतने वर्ड लिमिट में आपसे ये कम्युनिकेशन चाहता हूं प्रभु, और आप भी इसका क्या करेंगे? हाँ प्रभु, मैं आपको ये जवाब देना चाह रहा हूं। तो जब दोनों का रिलेवेंस होगा तभी तो होगा। आप मुझसे बात करें अपनी समस्याओं के बारे में, पढ़ाई, और मैं आपसे हीरो हीरोइन के बारे में बात करूं, खेल के बारे में बात करूं, तो इरिटेशन होगी ना। इसी को बोलते हैं रिलेवेंस। यानी अगर आपने उसके पूछे गए डायमेंशन पर आपने उसी समय अटैक, एकदम मैच होनी चाहिए भाषा, मैच होनी चाहिए भाषा, तभी वो रिलेवेंस माना जाएगा। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। दूसरा, अब एग्जांपल ले लो। आपने मुझसे कहा कि सर आजकल मेरे घर में बड़ी डिस्टर्बेंस चली, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है। अब मुझे आपको इस बात का, आप उम्मीद क्या करेंगे? मैं तुरंत इसका जवाब दूं हाँ या ना? और मैं जो जवाब दूं वो बिल्कुल आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप अपने हिसाब से सोचिए। अच्छा, मैंने कहा यार ऐसा है ना, मेरी जिंदगी में 10वीं क्लास में जब मैं था तो ऐसा हुआ था, फिर वहां पे चाचा आ गए थे, फिर वहां वो टीचर के पास चले गए थे, फिर उन्होंने, लंबी बात शुरू। अभी आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, आपको मैं अपनी पृष्ठभूमि बता रहा हूं। फिर ना वहां पर ऐसा, फिर ना एक दोस्त आ गया, दोस्त के साथ ऐसा हो गया। अच्छा बताओ कितनी देर मेरी बात सुनोगे? ईमानदारी से बताना, और क्या फीलिंग होगी आपको? मैं रिलेवेंस का टॉपिक बताता हूं। स्टूडेंट 90% आंसर अपनी पहली 3 लाइन में खत्म कर लेते हैं। अपनी 3 लाइन के अंदर अपना आंसर वो खत्म कर देते हैं, वो खुद ही उसको मार देते हैं। उन्हें ये समझ में, उन्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन है, आंसर देना। कि स्कूल कॉलेज में आपने यही किया था ना, बी कॉपी सी कॉपी भरने में, आपने तो उसमें सब कुछ लिखा था। अब वो आदतें आपकी पीछा छोड़ रही हैं। वही आपको यहां भी लग रहा है यूपीएससी में, यूपीएससी मोस्ट डिसिप्लिन, राइटिंग इसकी सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है। तो जिसको आप आंसर राइटिंग कहते हैं कि कुछ भी कलम उठा के लिख दिया, वो आंसर राइटिंग नहीं है। एवरी लाइन काउंट्स, एवरी स्टेज काउंट। पैराग्राफ चेंज करने के नियम होते हैं। आपको ये नहीं पता अभी, जो ये बच्चों ने, सौम्या ने, सबने कॉपी लिखे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको नहीं पता कि आप डायरेक्ट नरेशन कर रहे हो, इनडायरेक्ट नरेशन कर रहे हो। एक उत्तर में 20 से ज्यादा सिद्धांतों का इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने अपनी आंसर राइटिंग, जिन बच्चों ने मुझे भेजा, उन्होंने ब्लॉट मेथड यूज नहीं किया है। हमको ब्लॉट ये क्या है? आपने आंसर राइटिंग का सबसे मूलभूत सिद्धांत उसमें गायब कर दिया, मैं आपको जो बता रहा हूं। तो अब आप इरिटेट हो गए। तो आप क्या चाहोगे कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, उसको मुझे टू द पॉइंट आंसर करिए, टाइम कम है मेरे पास, मुझे अभी दूसरे काम के लिए निकलना है। सेम यूपीएससी का एग्जामिनर कह रहा है कि भाई रिलेवेंस डिसाइड करो, कहानियां क्यों लिख रहे हो? मैंने जो पूछा है उसके कीवर्ड निकालो, रिलेवेंट एस्टैब्लिश करो, क्वेश्चन को ड्राइव करते हो, खींच के आंसर के पहले पॉइंट पे हुक करो, और मुझसे सीधे वही बात करो। 150 वर्ड में बात करनी है, और आप उसको पूरी कहानियां सुना रहे हो, पृष्ठभूमि बताने लगते हो, व्याख्या करने लगते हो, जो आपके मन में आता है सब लिख देते हो। सालों तक आपने प्रैक्टिस की है इसकी, सालों तक आपने स्कूल कॉलेज में यही किया ना, बी कॉपी सी कॉपी भर देंगे, पास हो जाएंगे। सो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। बहुत स्किल चीज है। अब चलिए, यहां हमने चुन लिया, अब हमने यहां पे इसके बारे में बात करनी शुरू कर दी। तो सवाल है भारत प्रभावित क्यों है? इंपैक्ट पूछ रहा है। तो इंपैक्ट के पीछे सबसे पहले आप बताओगे, भारत के पास एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, 8041 किलोमीटर की टोटल कोस्ट लाइन है हमारे पास, ठीक है। और विश्व के लगभग 10% यानी 10% ऑफ द जो ग्लोबल जो चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वो भारत में आते हैं। अगर ये देखो, ये आप इस चीज को अगर पूरा नहीं भी लिख पा रहे हो, शॉर्ट करके ये आपने बना दिया। ये देखो, मैंने यहां पे आपको दोनों तरीके दिए हैं। वर्ड्स है, अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, फास्ट लिखते हो, और सोचना और लिखना, मोटर एक्टिविटी आपकी बहुत जबरदस्त। अब ये वर्ड लिखो, मोटर एक्टिविटी, बहुत लोग इसके बारे में नहीं पता, उनको लगता है मेरे दिमाग में सब कुछ है, मैं लिख लूंगा। तो तुम्हें अपने दिमाग के बारे में नहीं पता कि जो जो विचार कर रहा है उसको हाथों से लिखने में एक बहुत बड़ा कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। वो जब एग्जाम में लिखने बैठोगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा। जब ऐसे मुंह में कलम दो, कहां से शुरू करें, समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ पता है लेकिन क्या लिखें। तो ये कह रहे हैं दुनिया का 10% जो चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भारत में आता है 10%। अब समझने की कोशिश करना, हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 8041 किलोमीटर के आसपास टोटल, सभी द्वीपों को मिलाकर। ऐसी कंडीशन में भारत वर्नेबल है। अब मैंने कहां जंप किया? मैंने आपको ऑप्शन दिया इंट्रोडक्शन, चक्रवात और जो है चीजों को बताने के लिए। आपने पहला परिचय कराया कि हाँ जो साहब आप पूछ रहे हैं वो 30 वर्ड के अंदर मैंने लिख दिया। तुरंत आप बताएंगे इंपैक्ट करने के लिए मुझे ज्योग्राफी चाहिए ना, ज्योग्राफी का आंसर राइटिंग कर रहा हूं। और ये कोस्ट लाइंस और ये जो बारंबारता है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, वो भारत को 10% भारत में अकेले आ रहा है। सो इस क्वेश्चन के पीछे का सेंस समझो। अब आ जाओ, तो हमने रिलेवेंस सेट कर लिया, अब इस क्वेश्चन का सेंस समझो, एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह समझो। अब अमूर्त चीज समझाता हूं, सेंस क्या था। अप्रोच तो तुम्हें पता चल गई, सेंस क्या था, क्वेश्चन को सेंस करना पड़ता है। भाई मेरे, छोटी सी बात करो, चक्रवात आएगा तो क्या आप, मौसम बड़ा सुहाना हो जाएगा, रोमांटिक हो जाएगा, आप एकदम गाना वाना गाना, रेशम सी हैं हवाएं सनम, इस तरह का गाना गाओगे आप? क्या होता है जब चेतावनी जारी होती है कि भारत में उड़ीसा के तट पे, फलाना तट पे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन टकराने वाला है, क्या होता है? इस क्वेश्चन का पर्पस समझो।
अब आपको वो चीज समझाने जा रहा हूं जो इसका भाव है। जब तक आप भाव नहीं पकड़ोगे आप आंसर को नहीं कर पाओगे। ये पूछना क्या चाह रहा था, ये कोर फैक्ट पूछ रहा था, या इसके पीछे का जो हिडन एजेंडा है वो तो आप समझ पाए? जल्दी से मुझे बताओ। जब साइक्लोन आता है, जब निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड एक्टिव होते हैं, तो मौसम बड़ा सुहाना होता है। वहां कवि जो है अपनी प्रेमिका के लिए कविताएं लिखता है। होता क्या है? डिजास्टर, भयानक बारिश होती है, भूस्खलन होता है, मिट्टी जो है हटती है, बिजली गिरती है। आपने सुना बिजली गिरने से 84 लोगों की मौत। भयानक बारिश होती है, मकान उड़ जाते हैं, जन बहुत बड़ी हानि होती है, प्रशासन को एक्टिव होना पड़ता है बहुत जबरदस्त तरीके से, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, खेत खत्म हो जाते हैं, फ्लैश फ्लड आ जाते हैं, बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट होता है, जान माल के नुकसान, पता नहीं कितनी सार्वजनिक संपत्तियां, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो एक ये डिजास्टर क्रिएट करता है। तो तुमसे जब वो इंपैक्ट पूछ रहा है वर्ड, तो इंपैक्ट के पीछे उसका सेंस समझो। इट इज अ नॉट नॉर्मल फिनोमिना, इट इज अ डिजास्टर फिनोमिना। और जब डिजास्टर के भाव में लिखो, जब भाव लेकर आओगे कि दैट इज अ बिगेस्ट चैलेंज। आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात के फायदे नहीं बताने जा रहे वहां पे कि सर हवाएं अच्छी चलने लगती हैं, गोल गोल घूमता है, मन भी मयूर हो जाता है उसी में। ये आपने स्कूल कॉलेज में किया होगा कि नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी लिखते हैं। तो जब हवा गोल गोल घूमती है तो पंखा भी गोल गोल घूमता है, तो जब पंखे की हवा अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी गोल गोल घूमेगा, नींद अच्छी आएगी। सर प्रदूषण की हवा ऊपर चली जाएगी, सर मौसम साफ हो जाएगा। हाँ, गुड़ और गोबर दोनों को मिला के दे दो उसको खाने को, राइट। सो आपको वो सेंस कितना समझ में आया कि मुझे जैसे ही मैं अपने उस 30 वर्ड इंट्रोडक्शन से हटूंगा, मेरा वो भाव, वो इमोशनल लिंकेज क्या होगा मेरे अगले पैराग्राफ के लिए। एंड दैट्स व्हाई यू जस्ट टर्न योर, अचानक से आप अपना क्या करोगे, आप उस इमोशन ग्लू के साथ, उस डिजास्टर मैनेजमेंट भाव के साथ, उस डिजास्टर्स इंपैक्ट के भाव के साथ आप अपना पैराग्राफ चेंज करोगे एंड आप सीधे उस टॉपिक पे आओगे जो उसने पूछा था। और अगर ये ग्लू मिसिंग रहा तो आपका इंट्रोडक्शन और आपकी बॉडी जो यहां पर जारी व्याख्या जारी है, दोनों मिसमैच कर जाएगी, फ्लो खत्म। आपने खुद एक बैरियर क्रिएट कर दिया। तो आपने जैसे ही बताया कि 10% भारत की तटरेखा, तटरेखा का मतलब क्या है, असुरक्षित हो गई है, यानी भारत का इतने 1000 किलोमीटर क्षेत्र वनरेबल है, संवेदनशील है। ये इंपैक्ट कोई रूहानी थोड़े ना है कि मौसम बड़ा अच्छा हो जाएगा, प्रेमी जोड़ा इधर उधर घूमने लगेगा। ये डिजास्टरस इंपैक्ट है। सो यू हैव टू क्रिएट दैट थिंग। बहुत चुन चुनकर इसमें पॉइंट्स आपको रखने पड़ेंगे। फिर आपने बताया कि दुनिया का 10% जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो हमारे यहां पे। अब आगे अब बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है। अब आपने यहां पर भी उसको बताया, फैक्चुअल आप बात करो अभी। तो दो तरफ है भारत, जो हिंद महासागर है, दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड है, एक तरफ ये रहा हमारा अरेबियन सी और ये तरफ हमारा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी क्लोज लूप है। बंगाल की खाड़ी जो है वो क्या है, वो लैंड से घिरा हुआ है, छोटा है, जल्दी वहां पानी गर्म हो जाता है। तो जल्दी पानी जब गर्म हो जाता है तो वहां पर क्या होगा, लो प्रेशर एरिया, जल्दी बता जो आपने यहाँ पे लो प्रेशर एरिया दिखाया। तो इस कंडीशन से ये क्या होगा, यहां चक्रवात ज्यादा तेजी से बनते हैं इन कंपैरिजन टू द अरेबियन सी। ये देखिए आपने बता दिया। तो इसका मतलब क्या है, भारत का ये वाला जो हिस्सा है ईस्टर्न कोस्ट, वो ज्यादा वर्नेबल हो गया। आपने वर्नेबिलिटी में, यानी उसकी जो उपद्रव है उसमें भी आपने अंतर करना सीख लिया, उसकी वर्नेबिलिटी बढ़ा दी इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न कोस्ट। एग्जामिनर को ये चीजें चाहिए। आर्ट आप देख रहे हो कहां तक आप जा रहे हो, कितनी गहराई में आप जा रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक एक लाइन में आपको आर्ट उतारनी पड़ती है, एक एक लाइन में आर्ट उतारनी पड़ती है। अब चाहे आपने यहां लिखा तो हर वर्ष 5 से 6 चक्रवात भारत में बहुत तेजी से आते हैं, इसमें 2 to 3 बहुत हाई इंटेंस होते हैं। आपने फैक्ट रख दिया, आपको जो चाहिए। फिर आपने बताया कि ये जो इंटेंसिटी है जून और जुलाई में, ठीक है। अब आपको लिंक करना है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो आपने बताया, ठीक है, कि जून और जुलाई के चक्रवात पूर्वी जेट से जुड़े होते हैं। जेट मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पूर्वी ईस्टर्न। चक्रवाती मार्गों पर अधिक वर्षा होती, कई क्षेत्रों को लाभ भी मिलता है। आपने यहां इसको बताना शुरू किया। फिर आपने बताया कि पश्चिम विक्षोभ समशीतोष्ण चक्रवात हैं जो भूमध्य सागर। अब यहां पर आपने मैप बनाया, ये रहा भूमध्य सागर, कैस्पियन सी के नीचे से होते हुए, मेडिटेरियन होते हुए, ठीक है, ये आ रहा है भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ, जो जाड़ों में प्रभावित करता है। तो इन दोनों का है, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भारत को शीत ऋतु में प्रभावित करेगा, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जून और जुलाई में प्रभावित करेगा। आपने लिख दिया उसको कि ये पूर्वी जड़ और ये पश्चिमी है। तो यहां पर क्या है, मेडिटेरियन छोटा है, पानी कम है, तो इसके पास आर्द्रता कम होती है। तो आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से इसका इंपैक्ट भी कम होता है। तो ये जाड़ों में जो बारिश हो रही है, जो मौसम में परिवर्तन होता है, उसके लिए ये उत्तरदायी है, जो ये पूरा रूट ये तय करते हुए भारत पहुंचता है। क्लियर है? आपने यहां लिखा, कितने लोगों ने ये पॉइंट आपने सोचा? तो ये बेसिकली जनवरी और फरवरी में ज्यादा सक्रिय होता है। उत्तर भारत में वर्षा लेकर आते हैं, किसके लिए फायदेमंद है, रबी के लिए। अब पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा, जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात डिजास्टर क्रिएट करेगा तो पश्चिम विक्षोभ क्या होगा भाई, जैसे मान लो दिल्ली में चोक होने लगती है, हवा रुक जाती है, दिल्ली लैंडलॉक्ड है। जब ये पश्चिम विक्षोभ आता है तो हवाएं साफ हो जाती है, बारिश हो जाती है, वहां पे लोग सांस लेना शुरू कर पाते हैं। रबी की फसल यानी गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छा है ये, नमी उसको मिल जाती है, गेहूं के दाने बड़े हो जाते हैं।
लेकिन कभी कभी आपदा भी लेकर आती है, क्योंकि ये हेल स्टॉर्म ठंड में हो रहा है, ओले गिरते हैं, फसल खड़ी खड़ी कट जाती है, चना खराब हो जाता है, गेहूं खराब हो जाता है। तो आप इसके दोनों के बारे में, तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं। चक्रवात में आप उसकी तबाही के बारे में लिखेंगे, इंपैक्ट के बारे में लिखेंगे कि जन धन को कितनी हानि होती है उसमें। क्लियर है? ये आपको 150 वर्ड के अंदर करना है। कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसमी चरम घटना है, बहुत शीत शीत गिरने लगता है, पाला गिरने लगता है, तमाम तरह की चीजें होंगी वहां पे, मौसम जो टेम्परेचर बहुत सडनली डाउन हो जाएगा। सो ये रहा बेसिक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे। और एक नया मौका मिल रहा है आप सभी को, ठीक है? जो लोग आज जुड़ना चाहें वो आज जुड़ जाएं, अपनी सीट को पक्का करें, डिस्कशन हमारी चलती रहेगी, समझेंगे। व्हाट्सएप कर सकते हैं 8285894079 पे, राइट, कि सर मुझे क्लास के साथ जुड़ना है। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8285894079। जिनको भी लगता है कि आंसर राइटिंग का मेरी लाइफ का कोर है, मुझे पढ़ाई करने के साथ साथ, गुणवत्ता के साथ साथ मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करके देना है, उन सभी के लिए सेगमेंट है आंसर राइटिंग के लिए। सो व्हाट्सएप पे लिंक कर दूंगा, ज्यादा मत सोचना। मैंने कहा मेरी रिस्ट्रिक्शन है, मैं 100 के ऊपर एक एडमिशन नहीं लूंगा, चाहे वो आज हो जाए, चाहे कल हो जाए, ठीक है, चाहे वो परसों हो जाए, मुझे वेट नहीं करना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उतनी कॉपियां चेक कर पाएंगे क्योंकि हर बच्चे को एक रिप्लाई करना है। क्लियर है? क्या पढ़ाया जाएगा, किस दिन कौन सी क्लास होगी, किसमें कॉपियां चेक होंगी, कब मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपके पूरा चार्ट हमने बना दिया, वो चार्ट भी आप ले सकते हैं, पूरा चार्ट डे वाइज। उसमें हम एड ऑन ही करेंगे, जैसे हम उसमें एड ऑन कर रहे हैं कि हम 4 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लेंगे, पूरी टेस्ट लेंगे, जीएस के चारों पेपर का फुल लेंथ टेस्ट, एकदम एक्चुअल, ये हमने एड ऑन कर दिया इसी में ही। तो देश का सबसे सस्ता बैच है जो आपको साथ जुड़ना चाहिए।